हाँ बच्चों, आज अपना टॉपिक दिख रहा है सबको, समास पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके 9वीं से लेकर के 12वीं तक के चीज में चलता है समास, कि आखिर समास क्या है और इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं। सबसे पहले समास, समास का अर्थ मैंने लिख रखा है संक्षिप्त या छोटा करना। समास का अर्थ क्या है? या तो संक्षिप्त या छोटा करना, छोटा करना है। कैसे है अपन आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। इसकी परिभाषा बहुत बार एग्जाम में परिभाषा पूछा जाता है कि समास की परिभाषा लिखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन। दो या दो से अधिक शब्दों, दो या दो से अधिक शब्द या पद, बात एक ही है, ठीक है, कि परस्पर संयोग को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पद आपस में संयोग होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। इस मेल से में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इस मेल में कौन सी चिन्हों का? विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। अब ये विभक्ति चिन्ह क्या है? आपने पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, याद है सबको विभक्ति चिन्ह। हम चौथी पांचवी क्लास से ही पढ़ते रटते आ रहे हैं। ठीक है, ये वही विभक्ति चिन्ह है जो समास में आते ही क्या हो जाता है? इनका लोप हो जाता है। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं। सबको पता है, नॉर्मली है कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद हैं? 6 भेद है। अब पहला समास है तत्पुरुष समास। बहुत बार सब, यदि ये आपके में मुझे पूछा जाए और मुझे ये कहा जाए कि आपको पेपर बनाना है, तो मेरा मुख्य चॉइस रहेगी या तो तत्पुरुष समास, या बाद में मैं दे सकता हूं द्वंद्व समास, या दूंगा मैं बहुप्रिय समास। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा इन्हीं में ही कंफ्यूज होते हैं। और एग्जाम लेने का अर्थ ये हुआ कि आपकी सोचने की शक्ति कितनी है। ठीक है ना, आपको कितना आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके सोचने की शक्ति, आप कितना सोच सकते हो। बस यदि आपका सोचने की परख जांचनी है मुझे, तो मैं मुख्य रूप से एक तत्पुरुष समास दूंगा एग्जाम में, एक द्वंद्व समास दूंगा और एक बहुप्रिय समास दूंगा। ठीक है, अब चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कैसे हम इसको पहचानते हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं फर्स्ट नंबर इसी को दूंगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपन इसको विस्तार से पढ़ेंगे और बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार देख लो कि इसमें क्या है इसकी परिभाषा। पहला पद गौण होता है। तत्पुरुष समाज में पहला जो पद है, अपन ने पहली बात की थी यहाँ पर कि पद कितने? दो या दो से अधिक पदों का संयोग। यहाँ पे अपन 2 पदों के बारे में बात कर रहे हैं। 2 पदों में इसमें पहला पद क्या होगा? गौण होगा, वह दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा, वो इंपॉर्टेंट होगा। और इसके मुख्य रूप से कितने भेद हैं? अपने कारक कितने हैं? 6 कारक हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना, वही 6 इसके भेद हैं। ठीक है ना, अब ये भेदों के बारे में अपन लास्ट में आराम से फ्री होकर के फ्री माइंड से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी के 5 को अपन पहले से हटा देते हैं। उसके बाद में आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मतलब कर्म यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पहले व दूसरे पद में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपेय, उपमेय का संबंध होता है। अब आपने सबने पढ़ा है विशेषण किसे कहते हैं, मेरा पढ़ाया हुआ है। विशेष्य किसे कहते हैं, ये चीज भी, हाँ, इस बार कोरोना काल के चक्कर में आपके ये कोर्स से हटा दिए गए हैं, विशेषण और विशेष्य हटा दिए गए हैं। ठीक है ना, इसलिए मैं इस पे वापस ज्यादा जोर नहीं दूंगा, हटा दिए गए। और उपमा और उपमेय का संबंध होता है। जैसे इसका एक उदाहरण मैंने यहां पे लिखा है, महात्मा। महात्मा
ये एक दे दिया। अब आपको कहा गया है कि इसका समास कीजिए, तो महात्मा का हो गया महान है जो आत्मा। जो आत्मा क्या है? महान है। मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख है। ठीक है, मुख चंद्र, चंद्र के समान मुख। और महात्मा, जो आत्मा महान है या महान आत्मा, एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन द्वंद्व समास के बारे में कि ये द्वंद्व समास क्या है। नाम से स्पष्ट, द्वंद्व हो रहा है आपस में। क्या हो रहा है? याद करने का सबसे अच्छा तरीका, आपस में द्वंद्व हो रहा है। दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास की सबसे सिंपल परिभाषा है, इसके दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। जैसे रात दिन दे दिया, रात दिन, रात और दिन हो जाएगा। दाल रोटी, दाल और रोटी, दोनों का महत्व है। रात और दिन दोनों पद है, दो पद हो गए, रात और दिन, दोनों अपने प्रधान है, इसलिए किसी एक को विशेष तौर से जोड़ नहीं दिया जाएगा, बराबर रात और दिन। दाल रोटी, दाल का भी उतना ही महत्व जितना रोटी का है। न अकेली रोटी खा सकते हैं, न अकेली दाल खा सकते हैं। ठीक है ना? तो दाल और रोटी। माता पिता, एक और उदाहरण है मेरे ध्यान में है, माता पिता। माता और पिता दोनों का बराबर महत्व है। माता का अपना महत्व है और पिता का अपना महत्व है। कोई एक व्यक्ति तो प्रधान नहीं है ना, तो आपके नजरों में दोनों बराबर है। ठीक है ना? उसके बाद में अपन बात करते हैं द्विगु समास कि ये द्विगु समास क्या है। इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, पहला पद संख्यावाचक होगा, वह दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद में संख्या आएगी, इसके पहचानने का बहुत इजी है, सबसे इजी मुझे ये लगता है द्विगु समास। पहली जो संख्या है, वो जो पहला पद है वो संख्यावाची होगा, संख्या होगी 3 4 2 3 चतुर्थ, है ना? और उसके अलावा दूसरा पद इसमें प्रधान होता है। जैसे नवरत्न, एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है, नवरत्न मतलब 9 रत्न, नवरत्न वाला हार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह है। त्रिभुज हो गया, आपके गणित में चलता है त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। उसके अलावा सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। चौराहा, है ना, 4 रास्तों का समूह है, जहाँ पे चारों दिशाओं से रास्ते आकर के मिलते हैं, वो चौराहा। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं अव्यय भाव समास की। अव्यय भाव समास में क्या है? पहला पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा होता है। जैसे यथाशक्ति, अब इसका समास क्या होगा? शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भरकर, भर पेट, पेट भरकर। अब बात करते हैं अंतिम, और वो है बहुब्रीहि समास कि ये बहुब्रीहि समास क्या है। बहुत बार आता है इसके क्वेश्चन। ठीक है, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर परिभाषा देते हैं। क्या देते हैं? पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं। पहला पद और दूसरा पद दोनों ही गौण होते हैं इसमें। ठीक है, और अन्य पद प्रधान होता है और कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जो दे रखा है वो अर्थ ना निकल करके कोई अलग ही अर्थ निकलता है। उनके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर, मतलब जो शाब्दिक अर्थ है उसको छोड़कर एक नया अर्थ निकलता है, नया अर्थ निकलता है, उसको क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास है। इसकी परिभाषा वापस ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। परिभाषाओं में यदि आपकी इनमें से पूछा जाता है तो बहुब्रीहि समास की परिभाषा दी जाएगी। क्या है? पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण होते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद, पहला पद और दूसरा पद दोनों ही क्या होंगे? गौण होंगे। और अन्य पद प्रधान हो जाता है, मतलब इसका कोई अन्य ही अर्थ निकलता है। ओरिजिनल अर्थ, जो शब्द का जो अर्थ है वो ना निकल करके कोई अलग ही अर्थ निकल जाता है। ठीक है,
जैसे उदाहरण है दशानन। मैं जैसे ही दशानन बोलूंगा आपके दिमाग में क्या आएगा? रावण। जबकि दशानन का अर्थ क्या है? 10 सिरों वाला जो है वह दशानंद रावण। दिगंबर, जिसके वस्त्र ही ये दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो उसको क्या बोलते हैं? दिगंबर। और नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है वो महादेव। नीलकंठ, ठीक है ना? ये दिगंबर, जिसकी जो ये दिशाएं ही जिसके वस्त्र हो। दिगंबर समाज मुख्य रूप से जैन समाज के लिए, जैन समाज की एक शाखा है दिगंबर, ठीक है ना? ये चीजें हैं। अब अपन बात करेंगे किसकी? तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास के जो 6 भेद है उनके बारे में अपन बात करेंगे। हाँ, अब अपन तत्पुरुष के भेद पढ़ेंगे, ठीक है? तत्पुरुष समास, पहला पद इसमें अपन ने बात की थी गौण होता है, और दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। मुख्य रूप से इसके कितने भेद बताए थे मैंने? कि इसके मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं, ठीक है? अब देखो, अब पहला जो है अपना है कर्म तत्पुरुष समास। इसके 6 भेद है, 6 भेद है। 6 में से पहले जो भेद के बारे में बात करते हैं वो है कर्म तत्पुरुष समास। इसमें को विभक्ति का चिन्ह का जो प्रयोग होता है वो बंद लोप हो जाता है। को का यहाँ पर हम लोप कर देंगे। जैसे लिखा हुआ है ग्रामगत। ग्रामगत मतलब गांव को गया हुआ। यहाँ पर हमने एक किस चीज का लोप कर दिया है? को का कर दिया है, गांव को गया हुआ। उसी प्रकार से शरणागत मतलब शरण को आया हुआ। यहाँ पे किसका लोप कर दिया हमने? को का लोप कर दिया है, ठीक है? अब अपन बात करते हैं सेकंड करण तत्पुरुष की। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में हम मुख्य रूप से से चिन्ह का लोप करते हैं। किसका लोप करेंगे? से चिन्ह का लोप करेंगे। जैसे देख लो आप आगे, भावपूर्ण, भाव से पूर्ण, यहाँ पर हमने किसका लोप किया है? से का लोप कर दिया है। उसके बाद में देखते हैं हम हस्तलिखित। हस्तलिखित मतलब हस्त से लिखित, ठीक है? ये देखो, आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हस्त से लिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ। हस्त लिखित का अर्थ क्या हो गया? हाथ से लिखा हुआ। मतलब यहाँ पर किसका लोप कर रहे हैं? वापिस हम कौन से विभक्ति चिन्ह का? से का लोप कर रहे हैं। से का लोप करते ही आपके दिमाग में तुरंत क्या जाना चाहिए कि इसमें करण तत्पुरुष समास है। उसके बाद में अपन तीसरे के बारे में बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए चिन्ह का लोप होता है। कौन से चिन्ह का? के लिए चिन्ह का लोप होता है। जैसे गुरु दक्षिणा। अब गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पहले क्या होता था कि पहले के काल में, वर्तमान में तो नहीं है ये, पहले के काल में गुरु को दक्षिणा दी जाती थी। दक्षिणा विद्यार्थी कैसे देते थे कि गुरुकुल में जाते थे, 10, 12, 15 साल जितने भी साल उनको अध्ययन करना होता था उतने साल वो अध्ययन करते हैं। अध्ययन पूरा होने के बाद वो जब वापिस अपने घर की ओर जा रहे होते तब गुरु को कहते हैं कि आपने हमें अध्ययन कार्य करवाया है, अब आप हमें हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। तब गुरु अपनी इच्छा के अनुसार मांग लेता था, ठीक है? तो एकलव्य का उदाहरण अपने सामने है कि वो गुरु ने उनसे अंगूठा ही मांग लिया था, अंगूठा काट के दे दिया। वर्तमान में आप ही जमा करवा रहे, वो गुरु दक्षिणा होगी, ठीक है? गुरु के लिए यहाँ पर हमने किस चीज का लोप किया है? के लिए का लोप किया है। उसके बाद में युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, जो युद्ध के लिए भूमि होती है यहाँ पर युद्ध भूमि के लिए का हमने लोप कर दिया है। उसके बाद में अपन चौथे पे आते हैं, वो है अपादान तत्पुरुष। कौन सा है? अपादान तत्पुरुष। मतलब अपादान नाम से स्पष्ट है, अलग होने के अर्थ में, पृथक होने के अर्थ में, ठीक है ना? अपादान का अर्थ हो गया अलग होने के अर्थ में। इसमें देखो से पृथक या अलग होने के अर्थ में हम इसको लोप करते हैं। जैसे पथ से भ्रष्ट, कोई व्यक्ति पथ से भ्रष्ट हो जाता है, सीधा अपन बोल देते हैं पथ भ्रष्ट व्यक्ति है ना, पथ भ्रष्ट व्यक्ति है।
उसके अलावा किसी व्यक्ति को देश से निकाल दिया गया है, देश से निकाला दे दिया गया। अब इतना बोलेंगे तो सीधे बोल सकते हैं उसको देश निकाला दे दिया, देश निकाला। यहाँ पर से का हमने लोप कर दिया है। उसके बाद में अपन पांचवें पॉइंट पे आते हैं, संबंध तत्पुरुष। क्या है? संबंध। यहाँ पर अपन ने ऊपर अलग होने के अर्थ की बात की थी, अब यहाँ पर अपन संबंधों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, संबंधों में एक क्या है, मुख्य रूप से का के की का हम लोप करते हैं। का के की जो चिन्ह है उनका हम लोप करते हैं। जैसे गंगा का जल, गंगा का जल तो शॉर्ट रूप में अपन सीधा क्या बोलते हैं, गंगा जल। उसी प्रकार से राजा की माता तो शॉर्ट रूप में अपन क्या बोलते हैं, राजमाता। राजमाता बोलते ही हमारे दिमाग में अपने आप आ जाता है कि ये राजा की माता है। ठीक है, गंगा का जल हमें पता है, गंगा जल। अब उसके बाद में अपन अंतिम बात करते हैं, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण में पर चिन्हों का लोप होता है। इसमें कौन कौन से चिन्हों का, में का, पर चिन्हों का लोप होता है, उसको अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। जैसे जलमग्न, जल में मग्न, यहाँ पर में का प्रयोग, हमने में जो चिन्ह है उसका लोप कर दिया है। सिर दर्द, अब सिर में जो दर्द हो रहा है उसके लिए अपन ने सिर दर्द शॉर्ट रूप में बोल दिया, सिर दर्द, तो में का लोप हो गया। उसके अलावा है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, उसको अपन सीधा शॉर्ट रूप में क्या बोलते हैं, घुड़सवार। ठीक है, ये आज का आपका समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल अपन कोई नया टॉपिक लेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको सबके समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को एक दो बार देखिए और एकदम क्लियर हो जाएगा। बाद में आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता है, एक दो बार यदि ध्यान से देख लोगे तो पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ओके, बाय सबके लिए।